अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। ख़बर जो है वो ख़ित्ते के हवाले से और अमेरिका के हवाले से भी डेवलपमेंट है, और वहाँ से एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी आई है कि ईरान का नुकसान एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, और ईरान की जौहरी तनसीबात किस तरह से बच गई, ये बाकायदा अब अमेरिका एतराफ़ कर रहा है। बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गंडापुर साहब जो हैं वो अब हॉट वाटर्स में हैं, और सारी तनकीद उनके ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर हो रही है, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो ये है कि बजट पास करवाया गया एक हफ्ता पहले, यानी मरीम नवाज से भी, मुराद अली शाह से भी और शहबाज शरीफ से भी पहले बजट पास करवा दिया गया उजलत में। हालांकि इसको लिंगर ऑन किया जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, और अगर मुलाकात ना होती तो अभी काफ़ी टाइम बाकी था, ये बजट बाद में भी पास हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश से पहले ही ये बजट पास करवा लिया गया। इसमें एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की, और उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस पे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखें, बैरिस्टर साहब को आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कंपेन भी चलती रही है कि बैरिस्टर साहब को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया। ना ही इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने इस किस्म का कोई कदम उठाया। अब मामला यह है कि बैरिस्टर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने ब्रीफिंग के बाद सूबे के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब रजामंद हो गए, मैंने जाके ब्रीफिंग दे दी है, और जो बातें अली अमीन ने या मुजम्मल असलम ने बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से तफसीलात बताई, और आगाह किया कि इमरान खान को सूबे की सूरत हाल और अपोजिशन की साजिश के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात में उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो गंडापुर और मुजम्मल असलम बताना चाहते थे। इसके बाद इमरान खान साहब ने बजट पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, और मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मोहसिन नकवी हैं, और ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जबकि बजट से मुताल्लिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों पर अपोजिशन की साजिश पर इमरान खान साहब को आगाह किया। बजट पास ना किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। पेचीदगियों के बायस ना तो तनख्वाहें दी जा सकती थी और ना ही हुकूमती अखराजात पूरे किए जा सकते थे। सूबे में बहरान की सूरत हाल जन्म ले सकती थी। लिहाजा इमरान खान साहब को सारी चीज़ें बताई जिसके तहत उन्हें लगता है कि बजट पास करवाना बहुत ज़रूरी था। और इमरान खान साहब अगर अली अमीन गंडापुर से और मुजम्मल असलम से मिल लें तो बजट के अंदर रद्दोबदल मुमकिन है, और इमरान खान से मुलाकात में वो बजट से मुताल्लिक हदायत जारी करेंगे। देखिए, ये बजट तो लगभग एक जैसा ही होता है, कोई इतना फ़र्क तो होता नहीं। असल मामला था शायद जो मुझे महसूस हुआ, इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते थे कि वो बालादस्त हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्जी के बगैर चीज़ें नहीं कर सकती, और एस्टेब्लिशमेंट साबित करना चाहती थी कि जनाब आप जेल में पड़े, हम करके आपको दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, तो बजट तो पास हो गया। अब ये बैरिस्टर साहब ने कहा जी इमरान खान साहब राजी हो गए। इमरान खान साहब का एक ट्वीट है, जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उससे ज़रा मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वादे मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी के बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों के ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए हैं। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। ये बात मैंने पहले कई मरतबा कही है कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि ये ड्रोन हमले गलत हो रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये हमले जो हो रहे हैं, ड्रोन हमले, इनके अंदर पाकिस्तान की अफवाज का कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर अगर कोई और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर रहा है तो उसके ऊपर FIR तो दर्ज करना बनती है। ये मैंने पहले भी नुक्ता उठाया था, आज इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज नहीं कर पाई। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुझ पर एतमाद करते हुए वोट दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फराद और तैमूर झगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग देंगे। ये मैंने आपको पहले खबर दी थी, और इमरान खान साहब ने आज मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात का सरबराह इमरान खान है, और हमने उनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है, जिसके बगैर IMF भी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा वादे हदायत देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। यह कोई हतमी बजट नहीं है। मुझसे वही मुशावरती टीम मुलाकात करे और फिर जो तरामीम मैं बताऊं उनको शामिल करके बजट मंजूर किया जाए।
अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई फ़ायदा है। अब ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगी कि जी आपने तो बजट मंजूर कर लिया, बाकी सूबों से पहले आपने कर लिया, तो अगर आपने अपने लीडर से मुलाकात करनी थी तो आप जाके अपने लीडर से मुलाकात करते, वहां कोशिश करते, आपके पास टाइम था तो आप बजट मंजूर करने में आपने उजलत भी दिखाई। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए हैं, यही नुकता वहां पे दोबारा उठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आप देख लीजिएगा, मामला इससे जुड़े ही होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब आगे ये कहते हैं कि इस वक्त जबकि बाकी सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही, तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के फंड से सरप्लस बजट देना सिर्फ नाजायज वफाकी हुकूमत को फायदा देने के मुतरातिफ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का किसी सूरत नुकसान नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया है या उन्हें खरीद लिया गया है, ऐसे में सोशल मीडिया ने जिस तरह हक का आलम बुलंद कर रखा है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। सोशल मीडिया की वजह से ही अवाम की आवाज़ जिंदा है। एक तरफ पूरी जो एक पोर्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इख्तियार में बैठे हुए लोग हैं, वो सोशल मीडिया को दिन रात गालियां निकाल रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बल्कि शहजाद अकबर साहब ने अली अमीन गंडापुर के रिश्तेदार के हवाले से बताया कि उन्होंने तो बाकायदा जो सोशल मीडिया इमरान खान साहब का ऑफिशियल है उन्हें भी गालियां दी और धमकाया है बकौल शहजाद अकबर साहब के। तो ये सूरत बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, गंडापुर साहब के करीबी लोग जो हैं वो उन्हें गालियां देते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है। सोशल मीडिया की वजह से ही अवाम की आवाज़ जिंदा है। इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना से जब गुफ्तगू की तो ये वो गुफ्तगू है जो रिपोर्ट हो गई, और कल के दिन इमरान खान साहब की रात के वक्त ये ट्वीट आई थी। अब देखें, इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं जी हमने इमरान खान को राजी कर दिया बजट के ऊपर। इमरान खान साहब कह रहे हैं हतमी बजट नहीं है, जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाओ। बल्कि ये कह रहे हैं कि जी मेरे से मिलना चाहिए था, पहले आकर मुशावरत करनी चाहिए थी, फिर बजट लेकर जाना चाहिए था। गंडापुर साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। गंडापुर साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ा परेशान भी मुझे लग रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुआ है। पूरी की पूरी पार्टी, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया, आम वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो गंडापुर साहब को एक ऐसे बंदे के तौर पे देख रहा है जिसने इमरान खान साहब को धोखा दिया। तो गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज लगाने का या इमरजेंसी लगाने का एक प्लान बन चुका था। तनकीद जो मेरे पे कर रहे हैं ना इस वक्त, वो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने सबको कह दिया किसी और के एजेंडे पे हैं। खान साहब ने कहा कि बजट पास करने से मुझसे, उन्होंने कहा था मुशावरत के बारे में कहा था, लेकिन मैंने बजट पेश करने से मना नहीं किया था, लेकिन बजट तो पास भी कर दिया ना इन्होंने। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी डिमांड थी कि मुझे मेरी टीम से मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब जब कहेंगे फौरन हुकूमत हम खत्म कर देंगे, आईनी तकादे पूरे करने के लिए बजट पास करना जरूरी था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बजट मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से और मुराद अली शाह से भी पहले पास करना जरूरी था? यह सवाल जो गंडापुर साहब पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो यही उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने बजट पास किया, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी हुकूमत बचानी चाहिए, लेकिन क्या यह बजट सबसे पहले पास करना जरूरी था जबकि बाकियों ने पास नहीं किया? क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए थी इमरान खान साहब से मुलाकात की? यह सवाल उठाया जाता है, इसका जवाब वो नहीं देते। फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया है। यह गंडापुर साहब का क्लेम है। पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेज कहते हैं कि हमने यह फैसला नहीं किया, बल्कि अलीमा खान कहती है हमें तो यह कहा गया था कि एमपीएस सारे लेकर अडियाला के बाहर आ जाएंगे और हमें वादा किया गया था। बल्कि अलीमा खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर से भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे तो आप अडियाला के बाहर आ जाएं। स्पीकर का फोन आया कि पास है या पेश है। मैंने कहा कि आप अडियाला के बाहर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, फिर भी वो लोग नहीं आए। अब ये अलीमा खान साहब का स्टेटमेंट है। तो एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कमेटी के कहने पे किया, पॉलिटिकल कमेटी के लोग परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तो ये तय नहीं किया था, हम तो ईरान के ऊपर मीटिंग कर रहे थे 22 तारीख को और तय हुआ था कि अडियाला जाएंगे, मुलाकात की कोशिश करेंगे और आखिरी टाइम पे हमारे पास 30 तारीख तक के लिए वक्त है, हम बजट बाद में पास कर लेंगे। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने उल्टा जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें गद्दार करार दे दिया, उन पर फतवे लगा दिए और उन्होंने कहा कि सुन लें, जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता, हमारी डेड बॉडी से गुजर कर माइनस होगा। देखिए, डेड बॉडी का जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब बहुत मरतबा पहले भी कर चुके हैं। 2 मरतबा लड़ाई का मौका आया, या लड़ाई का मौका क्या कहें, डट के खड़े होने का मौका आया, या जान देने का मौका आया, या मार खाने का मौका आया, या गिरफ्तार होने का मौका आया। इन दोनों मौकों पर अली अमीन गंडापुर साहब ने मौका दाया कर दिए। एक मरतबा वो पहाड़ों पे चढ़ गए और क्रॉस करके निकल लिए, दूसरी मरतबा वहां पे लाशें छोड़ के अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक में जिन लोगों को अपने साथ लेकर गए थे उनकी लाशें वहां छोड़ के वहां से निकल लिए। तो ये दोनों मरतबा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि हमारी डेड बॉडी से गुजर के ये होगा तो वो होगा, तो उसके अंदर जान अब नजर नहीं आती। क्योंकि जब आप बार बार ऐसी चीजें करते हैं तो फिर लोगों को उसके ऊपर यकीन आना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट आया इस सिचुएशन में। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं, ये इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से एक हैं। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सामने आ नहीं सकते,
वजह यह है कि ये सामने आएंगे तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को एक और मामले में लपेट दिया जाएगा मुराद सईद साहब के जरिए से। यानी चंद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के इमरान खान साहब पे उनके साथ मुकदमे बनाए जाएंगे, वो इमरान खान साहब के लिए नई मुसीबत बन जाएगी। उसमें एक मुराद सईद हैं, कासम सूरी हैं, ये एक दो और लोग हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि इनकी गिरफ्तारियां इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि इनकी हों, नए मामला और मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब मुराद सईद कहते हैं कि जब इमरान खान की वादे हदायत मौजूद हों तो वही पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद सब पर लाजिम है। इमरान खान की हदायत की मौजूदगी में किसी के बयान की क्या जरूरत बाकी रह जाती है, और जब खान की हदायत से रोगर्दानी हो सकती है तो मेरी क्या हैसियत है। यानी इनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि आप क्यों नहीं बोलते, ये क्या हो गया, बजट पास हो गया। उन्होंने कहा जी मेरी हैसियत क्या है, जब इमरान खान की बात नहीं मानी तो मेरी बात क्या माननी है। एक्चुअली वो ये पैगाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जिस चीज़ को जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिस ग्रुप का भी हिस्सा तस्वुर होता है, हर एक को मुकम्मल खलूस और दयानतदारी से मैंने सपोर्ट किया है। और मिनरल बिल से लेके बजट से लेके एहतजाजी तहरीक तक हर जगह पे वो बता रहे हैं जी कि उन्होंने आवाज़ उठाई है, और जो कुछ अपनी बिसात में था वो कहते हैं जी मैंने किया जितना मैं कर सकता था। बार बार तफसील से बयान कर चुका हूँ। और जिनकी ये सोच है कि मैं किसी घनावनी उम्मीद पर छुपा बैठा हूँ, तो टाउट सहाफ़ियों के बयानात की गवाही है कि उनके मालिकों को क्या दरकार है। फिर आखिर में एक जुमले में, ये मैंने पहले बात की है ना, उसकी तस्दीक की मुराद सईद साहब ने कि मेरे कंधे पर बोझ सिर्फ मेरे सर का नहीं है। बस ये इतनी सी बात है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है मुराद सईद को तो लपेटा जाएगा इमरान खान को। इस तरह और लोग भी हैं जिनमें अगर कासम सूरी को गिरफ्तार किया जाता है तो गद्दारी का मुकदमा चला के आइन से बगावत का या आइन शिकनी का, उसमें इमरान खान साहब को लपेटा जाएगा। इस पर आपको याद होगा कि काजी फायद ईसा साहब बड़े गर्म थे कि पकड़ो जी कासम सूरी को, पकड़ो इसको पकड़ो। दो चार लोग ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को लपेटने की कोशिश की जा सकती है। बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो गए थे, उन्होंने अपना मौके भी तब्दील कर दिया, लिहाजा उनकी बचत हो गई। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने जो है वो खबरदार किया अली अमीन गंडापुर साहब को और उनकी फैमिली के अरकान को। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने आपको फारिग कर दिया ना तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट भी मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि इमरान खान के साथ आप रेलिवेंट हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को आपकी ज़रूरत है। जब आपको फारिग कर दिया और इमरान खान किसी और को सामने लाएगा तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको मुंह लगाएगी, उससे बात करेगी, और सेक्टर कमांडर वगैरह भी आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये शहजाद अकबर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बचाने की आप बात करते हैं तो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई टके का फ़ायदा नहीं है, और हुकूमत है कौन सी, आपकी इख्तियार है कोई नहीं, इमरान खान को टके का फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ी सख्त बातें हैं जो शहजाद अकबर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बताई कि जनाब ईजी हो जाए। नाज़रीन, पहले आपको मैं आज का एक बहुत बड़ा लतीफ़ा सुना देता हूँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है, इसको जरा आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ से एक ट्वीट होता है, वो बताते हैं कि हमने जनाब एक मीटिंग की है और हम मदरसे में गए, वहाँ पे हमने बच्चों को बताया कि वोट डालने की अहमियत, वोट कैसे डालने और कैसे करना है। ये इलेक्शन कमीशन के कारनामे चेक करें आप। पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन का बेड़ा गर्क करके भट्ठा बिठा के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन कर अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा, और जाके मदारिस में बच्चों को बता रहा है कि जनाब बदीन में कि जनाब आपने वोट कैसे डालना है। अंदाजा करें आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो असल काम है वो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तानियों को सारा पता है, सारा शऊर है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिल जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जो उसका काम है वो काम नहीं किया। इस किस्म के लतीफ़े ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो एक और खबर है नाज़रीन, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके बारे में बताया दोबारा से, बार बार ये खबर हम आपके सामने रखते रहे हैं। और जिस वक्त ये चीनी को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे, हमने तब भी आपको बताया था कि ये दाव मार रहे हैं, इसमें ये कमीशन खाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर इनको चीनी वापस मंगवानी पड़ेगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि चीनी की इस वक्त जो कीमत है रिटेल, वो 210 रुपए फी किलो है, और अब इस कीमत से 80 रुपए फी किलो या 61% ज्यादा है। यानी जो कीमत इसकी होनी चाहिए थी उससे 80 रुपए किलो महंगी चीनी इस वक्त बिक रही है। जब हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत दी थी, यानी जिस वक्त हुकूमत ने कहा ना चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दो, तब 80 रुपए किलो सस्ती थी, और जब बाहर भेजी जा रही थी उसके बाद अब 80 रुपए किलो महंगी है। यह फायदा किसको हुआ? माफिया को। फायदा दिया किसने? माफिया ने। हुकूमत जो है वो उन्हीं लोगों की है जो चीनी की मिलों के मालिक हैं। जरदारियों की मिलें हैं, यानी पीपल्स पार्टी वालों की हैं, PMLN वालों की है, शरीफ खानदान की अपनी मिलें हैं, उसके अलावा कुछ और बड़े बड़े लोग हैं, ये तरीन साहब की मिलें हैं, कुछ ऐसे जो अस्करी इदारे हैं उनकी भी कहते हैं जी उनकी भी मिलें, और मिलें तो सारी उनकी हैं, तो इंजॉय तो वो लोग करेंगे। अब इसमें वो जो कह रहे हैं कि जी 61% मुनाफा अब इसके ऊपर कमाया जा रहा है। अब चीनी की कमी का सामना हो गया, पहले चीनी बाहर भेज दी, उसके ऊपर कमीशन खा लिया, अब चीनी वापस मंगानी है, जितनी भेजी उतनी वापस मंगानी है। अंदाजा करें आप, फिटे मुंह कहने को दिल नहीं करता आपका। यानी इनकी आप हरकत चेक करें कि जितनी चीनी पाकिस्तान से बाहर भेजी उतनी ही चीनी पाकिस्तान में वापस मंगवानी पड़ेगी। भेजते हुए भी कमीशन, मंगवाते हुए भी कमीशन, और डाका डलेगा आवाम की जेब के ऊपर। कितना? 80 रुपए किलो। मैं निकाल के आपको बताऊंगा डाटा कि इन्होंने कैसा पैसा कमाया है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब
इस तरह शुगर मिल मालिकान को हुकूमत के चीनी बरामद करने के फैसले से ज्यादा मुनाफा हुआ और अब हमें यही चीनी दोबारा दरामद करनी पड़ेगी, जिससे मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान होगा। मुल्क का नुकसान होता है तो हो, माफिया को पैसे कमाने चाहिए, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं। अब आए नादरीन, ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो एक खबर है मेरे पास, नादरीन ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है, और ये खबरें जो उन्होंने दी है अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के इब्तदाई जायजे के हवाले से उन्होंने दावा किया कि ये खबर सामने आई है, और ये दावा बाद में तब्दील भी हो सकता है, लेकिन इब्तदाई जायजा है तो उसमें वो कुछ चीजें ऐसी बता रहे हैं, बाद में शायद वो कवर अप करें। लेकिन रिपोर्टें ऐसी सामने आई हैं जिनके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बायस मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के अहम तरीन हिस्से तबाही नहीं हुए, और मुमकिना तौर पर इस हमले के बायस ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे चला गया, यानी 1-2 महीने, आप समझे 3 महीने पीछे चला गया। तो ईरान का जो जौहरी तनसीबात है उनका कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ जिसकी वजह से ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके अंदर कोई बड़ा खलल पैदा हो जाए। अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई जायजे की रिपोर्ट है, और ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम ने इसको शाया किया है। अच्छा, इसके अलावा पेंटागन जो है वो डिफरेंट किस्म के दावे भी कर रहा है, लेकिन ये खबर भी 2 बड़े जरीदों के अंदर वहां पे छपी है और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर अब गर्दिश कर रही है। तो फिर अमेरिका ईरान में लेने क्या गया था, हासिल क्या किया? आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, अनकंडीशनल सरेंडर, इस किस्म का एक ट्वीट किया था कि मुकम्मल हमें सरेंडर चाहिए ईरान की जानिब से। उन्होंने तो सरेंडर नहीं किया, बल्कि हुआ यह कि इसराइल ने अमेरिका से दरखास्त करके जंगबंदी करवाई। ईरान ने तो दरखास्त भी नहीं की जंगबंदी की, लेकिन ईरान ने एक काम अच्छा किया। जंगबंदी के फौरन बाद एक तो वो लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसराइली भी कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं। लेकिन इसराइल की मिथ तो टूटी है इस बात की कि उनका आयरन डोम या उनका एक जो दिफाई निज़ाम है वो नाकाबिल तस्खीर है, तो वो मिथ टूट गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो अच्छा कदम एक उठाया वो ईरान के सदर ने राब्ता किया मोहम्मद बिन सलमान से और अमीर कतर से, इन दोनों से राब्ता किया, और कतर के अमीर से राब्ता करके उन्होंने कहा जी मुझे अफसोस है इस बात का कि हमें आपके मुल्क में अमरीकी एयरबेस पे अटैक करना पड़ा, क्योंकि हुदूद जो है वो कतर की है, लिहाजा उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। तो भाईचारे के लिए बहुत ज़रूरी था और ये कदम उन्होंने बहुत अच्छा उठाया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ईरान के जो इक़दाम हैं उनका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा जी कि जंगबंदी की हम तारीफ़ करते हैं और ईरान ने बहादुरी का और बड़े दिल का सबूत दिया है। ये सारी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। नाज़रीन, जंगबंदी की कुछ खिलाफ वर्जी भी हुई और इसके ऊपर ट्रंप ने बड़ा रोला भी डाला, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जी कि नेतन्याहू के ऊपर मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ कि जंग की जो खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, और इस किस्म की चीज़ें छोटी मोटी बात में हो जाती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े सीरियस हो गए हैं इस मामले में कि उन्हें हर हाल में हासिल करना है अमन का नोबेल प्राइज़। इसराइल ईरान जंगबंदी, सदर ट्रंप को बाकायदा तौर पर नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया, और अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन हैं कांग्रेस के बडी कार्टर, उन्होंने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा है। एक खत तो पाकिस्तान ने लिख दिया ना, एक जॉर्जिया से एक रुकन है कांग्रेस के, उन्होंने भी एक खत लिख दिया और उनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से। तो उन्होंने भी कहा जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि जंग बंद करवाई है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से अपना ये इमेज रखा है अपने पिछले दौरे हुकूमत में भी, अपने इस दौरे हुकूमत में भी, कि वो जंगे शुरू करने वाला नहीं, जंगे खत्म करने वाला आदमी है। लेकिन ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया है, यानी फ़लस्तीनियों का खून कंटिन्यूसली बह रहा है, वहाँ पे वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। 80 फ़लस्तीन के अंदर शहादतें हुई हैं, 80 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिसके अंदर जो मदद करने वाले कारकुन वहाँ पे मौजूद थे उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद उनकी भी शहीद हुई है। ये मैं आपको एक दिन पहले की कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही ईरान के साथ इजराइल की जंगबंदी हुई है तो फौरी तौर पे फ़लस्तीनियों के ऊपर अटैक किया गया है, और वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि जनाब देखें ये फ़लस्तीनी खुश हो रहे थे जब ईरान हमें मार रहा था, तो उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर 80 लोगों को मजीद शहीद किया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसके अंदर इमदादी कारकुन जो है उनकी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। अब ये चीज़ें रोकने के लिए आप कह सकते हैं ना किसी को कि अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए, यहां पे इसराइल को वो रोकते नहीं है और निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कंटिन्यूसली हो रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।